नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। बहुत-बहुत प्रणाम सर। नमस्कार। सर, बोटी-बोटी काट दूंगा, जहर की खेती, बेनी प्रसाद वर्मा जुबान खींच लेंगे, चाय बिकवा देंगे, गुजरात के बाहर कौन जानता है, मौत के सौदागर। इस देश में बहुत कुछ मोदी जी को कहा गया। मसूद ने तो सहारनपुर में ही कहा कि मोदी जी की बोटी बोटी काट दूंगा, वहां के लोगों ने ही। और हिंदुओं ने कमाल है वोट करके फिर से सांसद बनाया। आज क्षोभ इस बात का है कि मोदी जी को जितना गाली देते थे। मोदी जी की माता जी दिवंगत हो गई और आज मैंने जो पोस्ट लिखा है सर, थोड़ा सा मार्मिक भी है और मैं चाहता था कि लोगों के अंदर ये गुस्सा आए। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि आप क्या प्रोवोक करना चाहते हैं। नहीं, बात प्रोवोक की है ही नहीं। बात यह है कि आप मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री के माता जी को गाली देंगे और आपको लगेगा कि भाई सब चुप रहे हैं। ये तो संभव नहीं है और आक्रोश भी आया है। अमित शाह से लेकर के बिहार में ललन सिंह और चिराग पासवान सबने आक्रोश व्यक्त किया है। ये माता जी को और मोदी जी को ऐसे देखने वाले करोड़ों लोग को कितनी चोट पहुंची है, इसका एक उदाहरण मैं चाहता हूं कि ललन सिंह के वॉइस को सब लोग सुने। बिहार में जदयू के नेता है, किंतु उससे पहले चिराग पासवान जी ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों को सुना देते हैं और फिर ओमकार सर से टिप्पणी लेंगे डायरेक्ट। बिहार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है सर। हम बिहारी ऐसे लोग नहीं हैं। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा। पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया। इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। ये तो चिराग पासवान वाला बाइट है, लेकिन जो अंदाज में ललन सिंह ने कहा है ओमकार सर, उनको भी एक बार सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपका टिप्पणी लेंगे सर। क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नेता और जदयू के सबसे बड़े स्तंभ में से एक हैं और जदयू का इस प्रकार का अग्रेसिव रिएक्शन क्या तय करने वाला है, बिहार की राजनीति कहां जाने वाली है, ये समझ में आ गया। मंच से टिप्पणी की गई है और विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी के मंच से टिप्पणी की गई। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? मुझको आश्चर्य लगता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? वैसे हम लोगों का कोई ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी रही है। हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1974 के आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा और 1975 का आपातकाल भी देखा हम लोगों ने, किस तरह से लोकतंत्र समूचा ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है।
देश के प्रधानमंत्री। ओमकार सर, जिस तरह से बिहार में ये आग लगी है, ये वोट यात्रा थी या वोट ट्रांसफर यात्रा है, ये तो अभी आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये हो जाना बिहार के अंदर कैसे देखते हैं सर? अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसके कई पहलू हैं जी। एक पहलू तो वो है जो राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। दूसरा इसका जुड़ा हुआ ही पहलू है कि ये हिम्मत, ये दुस्साहस, ये प्रेरणा इन कार्यकर्ताओं को, इन नेताओं को आई कहां से है। अगर पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो खुद राहुल गांधी कौन सा फूल बरसा रहे हैं अपनी वाणी से। वो जिस तरीके से तूम तड़ाक की भाषा में अपनी बात रख रहे हैं, बात नहीं रख रहे हैं बल्कि आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के, कभी किसी का नाम लेकर के जिस तरह से मोदी जी पर या अमित शाह जी पर उनके बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट आ रहे हैं और बहुत गलत तरीके से, गलत भाषा में, एग्रेसिव तरीके से जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये हिम्मत, ये दुस्साहस वहां से आता है जो उनके मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी के ऊपर इस तरह की अभद्र गाली की भाषा में बात की गई। इसके पीछे मकसद क्या है, ये जरा सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी चाहते क्या हैं या तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं? उनको साथ में लेकर के या एम के स्टालिन को बुला करके या चरणजीत चन्नी को बुला करके, प्रियंका वाड्रा को बुला करके, क्योंकि सारे अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं। और तेजस्वी की पत्नी भी सर मैं बता दूं रेचल है सर। यस, मैं वही कह रहा हूं कि ये सारे जो हैं ये सब क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं। तो भैया, बिहार में ऐसा कितने क्रिश्चियन हैं कि इतने सारे क्रिश्चियंस को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई? तो लगता ये है कि ठीक है, आप ढोंग और पाखंड करते रहे हैं, जब चुनाव आते हैं तो आप एक भगवा या आप लाल कलर का एक दुपट्टा गले में डाल करके, कुछ माला वाला डाल करके, और आप मंदिरों में पूजा पाठ और फोटोग्राफी कराते हुए भी दिखाई देते हैं, प्रतीक स्वरूप। पिछले दिनों एक मजाक हुआ, और मजाक में इसलिए कह रहा हूं कि आप एक उस डब्बे के साथ एक राखी का फोटो बनवा रहे हैं अपने मीडिया सेल से, जो डब्बा वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत के बाद मिठाई का आदान प्रदान हुआ था, उसके साथ आपने राखी का फोटो लगा करके उसको रक्षाबंधन की बधाई के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों ने, चूंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत जल्दी मिलान कर लेते हैं कि ये कहाँ का फोटो है, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लोगों ने सवाल किया कि भैया, लाइव चित्र कहाँ है, लाइव वीडियो कहाँ है कि प्रियंका वाड्रा आपको राखी बांध रही हो और आप उनको कुछ भेंट दे रहे हो या आपको मिठाई खिला रही हो? वो कहाँ है फोटो? अब बंधवाई हो राखी या बांधी हो राखी तो फोटो भी हो और वीडियो भी हो, वो तुरंत रिलीज कर देते हैं। ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये एक जो उपक्रम करते हैं ये कि मैं हिंदू हूं, ये शो करने के लिए, उसके भी भंडाफोड़ होते रहे हैं। और अब हिंदुओं की समझ में एक्चुअल में आ गया है कि एक्चुअल हिंदू कौन है, जो सनातनियों के आस्था केंद्र हैं, जो विरासत है, उनकी पुनर्स्थापना, उनकी पुनर्प्रतिष्ठापना कौन कर रहा है, कौन जन जन के मानस पर इस समय राज कर रहा है, और कौन धोखा देकर के, अब रावण ने भी तो वेश बदला था ना सीता का हरण करने के लिए,
बिल्कुल। तो उसी तरीके से वोटों का हरण करने के लिए ये लोग भी वेश धारण करते हैं और बहरूपिये बन जाते हैं, पाखंड करते हैं। मुझे बताइए, शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर या तमाम दूसरे हिंदू पर्वों पर कभी ये होली खेलते हुए दिखाई दिए हों, दीप प्रज्वलित करते हुए दिखाई दिए हों दिवाली पर, या किसी मंदिर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हुए दिखाई दिए हों? तो या तो आप कहिए कि हम हिंदू नहीं हैं, या हिंदू हो तो पाखंड करना बंद करिए। फिर से आते हैं उसी पॉइंट पर कि इनका मकसद एक्चुअल में क्या है। तो मकसद सीधा सा है, इन्होंने एक लाइन ले ली है। इन्होंने कहा है कि साहब हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, यहाँ की जुडिशियरी जो है वो निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही है। यहाँ का मीडिया भी जो है वो गोदी मीडिया बन गया है और मोदी भक्त बन गए हैं और उस पर भी तरह तरह के दबाव हैं। तो जो लोकतंत्र के सारे पिलर्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और चुनाव आयोग तो मैच फिक्सिंग किए हुए है, इसलिए हम तो हार रहे हैं, हमको तो हराया जा रहा है और मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इनको लगता है कि अगर हम मोदी को गाली देंगे, तुम तड़ाक की भाषा से बात करेंगे, गृह मंत्री को गाली देंगे, तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि हमें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। ठीक। अब मैंने अपने प्रोग्राम में सवाल किए थे, खड़े किए थे, और शायद आपके प्रोग्राम में भी किए थे, मुझे ठीक से याद नहीं। मैंने पूछा था कि भाई चलो, मोदी का उभार तो हुआ है 2013-14 में राष्ट्रीय फलक पर। गुजरात में वो लगातार जीत रहे थे और कांग्रेस का भूस भर रहे थे, वो चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के फलक पर वो उभरे 2013-2014 में। लेकिन उससे पहले ईवीएम से पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे 2004 में। तब प्रधानमंत्री कौन बना था, किसका बना था? तब तो प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह बने। तो तब ईवीएम में खराबी नहीं थी, चुनाव आयोग में कोई खराबी नहीं थी। 2009 में फिर ईवीएम से ही चुनाव हुए, फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, यानी सोनिया गांधी ही बनी, वो तो एक कठपुतली प्रधानमंत्री के तौर पर थे। तब भी ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ना चुनाव आयुक्तों में, ना सिस्टम में खराबी थी। पार्लियामेंट भी ठीक ही तरीके से काम कर रही थी, तब के इनके लगाए हुए स्पीकर भी बढ़िया थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। यह दिक्कत तब क्यों शुरू हुई, जब इस देश की जनता जनार्दन ने उन्हीं ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें दे दी और कांग्रेस को 44 पर समेट दिया। क्या कभी अपने मुंह पर यह हाथ फेरेंगे कि किन कर्मों की वजह से इस देश की जनता का मोह भंग हुआ? बल्कि मोह भंग नहीं हुआ है, ये नफरत पैदा हुई है कि आपको इतने कम स्कोर पर जाकर के ठेल दिया, जितना 1952 के बाद से कभी किसी चुनाव में कांग्रेस जाकर के टिकी ही नहीं थी। आपके धत कर्म, आपके पाप कर्म, आपके भ्रष्टाचार, आपका कुशासन, आपकी महंगाई और तमाम मुद्दे, जिसकी वजह से 2011-12 में अन्ना आंदोलन जो है वो उरूज पर था, दिल्ली की सड़कों पर भी और देश के दूसरे शहरों में भी। तो एक निराशा का, नफरत का भाव था कांग्रेस के प्रति, तब जाकर के उसको सबक सिखाया गया और 44 सीटों पर समेट दिया गया। फिर इन्हीं ईवीएम से लगातार चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल। उन्हीं ईवीएम की वजह से इनकी राजस्थान में भी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी बनी, छत्तीसगढ़ में भी बनी, हिमाचल में भी बनी, कर्नाटक में भी बनी, तेलंगाना में भी बनी। उसी ईवीएम से ममता बनर्जी 3 बार बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है। उसी ईवीएम से 2 बार विजयन केरल में चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो जहां जहां ईवीएम से गैर भाजपा सरकारें बनती हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार हो जम्मू कश्मीर में या हेमंत सोरेन की सरकार हो झारखंड में, तब ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उनकी सरकारें बनती हैं,
वहां ईवीएम भी दोषपूर्ण, और आप चुनाव आयोग के ऊपर भी लांछन लगाएंगे, मैच फिक्सिंग का आरोप लगाएंगे। तो क्या इस देश की जनता इतनी बेवकूफ और इतनी नासमझ है कि आपकी चालबाजी को समझेगी नहीं, या आप जो साजिश रच रहे हैं इस देश में गृह युद्ध, सिविल वॉर क्रिएट करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, लोगों को सड़कों पर लाने के लिए, वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सारी चीजें लोगों की अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, और यही वजह है इनकी जो वाणी है, कहीं से भी ये नहीं लगता है कि ये गांधी नेहरू परिवार की संतान है। और इनके यहाँ 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस खानदान में 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे परिवार के किसी अगली पीढ़ी के नेता की भाषा इतनी गली के गुंडे की तरह की होगी, और जो ये प्रदर्शित करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट परिसर में भी, वैसी भाषा, वैसी बॉडी लैंग्वेज किसी ऐसे खानदान के नेता की नहीं हो सकती जिसके 3 प्रधानमंत्री रहे हों। ऐसी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता जिसने करीब 58 साल तक इस देश पर शासन किया हो। ठीक। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए अब सोचने का विषय है कि वो और कितना नीचे तक जाएगी और इनको कितना और बर्दाश्त करेगी। अरे और कितना नीचे जाएगी, वो ऑलरेडी बहुत नीचे है। सुप्रिया श्रीनेत और इन सब, अमित शाह जी का ट्वीट आया है, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वह निंदनीय है, हमारे लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। लेकिन एक मिनट सर, वोट चोर ये गाली दे रहे हैं, अब ये तो मां की गाली, वोट चोर गर्दी छोड़, उससे पहले चौकीदार चोर है। ठीक है, राहुल गांधी की ही भाषा में बता दूं, उससे पहले पूरे बिहार में ये वोट चोर गद्दी चोर, सदन के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये तो लगातार इसके कार्यकर्ता ने सिर्फ गाली का रूप परिवर्तित किया है। गाली तो राहुल गांधी से डायरेक्ट आ रहा है, गाली तो सुप्रिया श्रीनेत लगातार न्यूज चैनल्स पर दे रही है। अंजना ओम कश्यप के साथ जो रिसेंट विवाद है उसमें देखिए किस प्रकार की भाषा है सुप्रिया श्रीनेत की। तो जब से सुप्रिया श्रीनेत के नेतृत्व में ये पूरा मीडिया ये कंट्रोल आया है, तब से तो वही कहानी चल रही है ओमकार सर। गाली किसको नहीं दिया? महुआ मोइत्रा ने सदन ऑनलाइन टीवी पर हरामी बोल दिया था। इंडी अलायंस जिस प्रकार के काम कर रहे हैं वो तो सरेआम और खुलेआम कर रहे हैं ना सर। दर्शकों, मैं आपके प्रश्न आखिरी 5-10 मिनट में लूंगा, बुकमार्क्स कर रहा हूं, आप लोग प्रश्न पूछते रहिए। पहले इस प्रश्न का उत्तर दे लें। गाली गलौज की भाषा तो कांग्रेस ट्विटर पर अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए लगातार कर ही रही है ना, अब उसी में से उसको सिर्फ मंच पे बोलना रह गया था। तो ये तो समस्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पैदाइश और उनके व्यक्तिगत इसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं। जी देखिए, बात ऐसी है कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह का समय हो, पीवी नरसिम्हा राव का हो, पीवी नरसिम्हा राव के समय फिर भी 10 जनपद की उस तरीके से नहीं चलती थी जैसे मनमोहन सिंह के समय चलती थी। उस समय तो सोनिया गांधी की अगुवाई में एक परिषद बना दी गई थी जिसमें ये हर्ष बंदर और तमाम लोग जो है वो हर्ष बंदर तमाम लोग उस समय थे। तो ये सब सलाहें देते थे और बहुत सारे जो फैसले होते थे वो फाइलें पहले वहां से क्लियर होती थी, 10 जनपद से क्लियर होती थी, तब जाकर के वो आगे बढ़ती थी। तो एक छत्र राज किया है साहब। इनकी गाड़ियां जो हैं वो हवाई अड्डे के अंदर तक जाती थी। एसपीजी का सुख इन्होंने 2019 के बाद तक लिया है, जब तक अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन गए। 2014 से 2019 तक राजनाथ सिंह साहब गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी एसपीजी को नहीं छेड़ा, वो भी उदार रहे अटल सरकार की तरह। पर जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री बने, एसपीजी का
इनसे वापसी हो गई एसपीजी, वो सारी सुख सुविधाएं वापस ली गई। जो इनका एक्सेस था हवाई अड्डे के अंदर का वो खत्म किया गया। अब तो सारे कुनबे को जो है वो हवाई जहाज बनना पड़ता है सिक्योरिटी पॉइंट पर, वहां इनकी जांच पड़ताल होती है। जैसे आम आदमी जाते हैं वैसे ही इनको भी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो तमाम विजुअल आए हैं सामने। उस समय इनके एक इशारे पर सरकारें काम करती थी। प्रधानमंत्री जो है वो खड़े रहते थे और सोनिया गांधी बैठती थी। प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं पहले से, सोनिया गांधी आई हैं दंदनाते हुए आगे निकल गई और उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया। जब तक वो मुड़ते तब तक वो आगे निकल गई झंडारोहण के लिए। ऐसे तमाम दृश्य जो है विजुअल्स हैं। विदेशी जो मेहमान आते थे, डिग्निटीज आती थी, उनसे सोनिया गांधी की मुलाकात जरूर कराई जाती थी। प्रधानमंत्री की हो ना हो वो अलग बात है। तो इन्होंने पूरा राज भोगा है, सुख भोगे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें उस दौरान की हैं गलत फहमी में, ये सोचते हुए कि अब तो अनंत काल तक हमारी सत्ता रहेगी। वो शिकोह को रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी गई और किस तरीके से दी गई सारा कुछ चार्जशीट में आ ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्जी कंपनियां बना करके 7.5 करोड़ का चेक जो कभी लगा ही नहीं, भुगतान हुआ ही नहीं, किसी खाते में जमा ही नहीं हुआ, और जमीन भी ले ली गई और डीएलएफ को बेच भी दी गई, 58 करोड़ कमा भी लिया गया। ये सारे धतकर्म जो हैं उसी समय हुए। तो इन्होंने मिसयूज किया पावर का बहुत बुरी तरीके से। उसी दौरान वो एजेएल की जितनी संपत्ति थी वो अपने नाम ट्रांसफर करने का वो हथकंडा अपनाया गया, यंग इंडियन बना करके। एक तो मिनट सर, आज केजरीवाल ने ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि ये राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जबकि ओपन एंड शट केस है नेशनल हेराल्ड केस। आज ही केजरीवाल ने एलिगेशन लगाया है सर, जो आपने जब वो बोला तो मुझे याद आ गया सर। उस पर कांग्रेस में वो तो एक्चुअल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने तो पता नहीं क्या क्या कहा है और किस किस के बारे में कहा है, लेकिन वो जितना नासमझ प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को समझ रहे हैं, वो इतने नासमझ है नहीं, इतने भोले हैं नहीं कि आप उकसाएंगे और वो किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करना होता तो बहुत समय पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी गिरफ्तार हो जाते, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह वाली भूल नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। जब गृह मंत्री के तौर पर मोरारजी भाई की भी सलाह को दरकिनार करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा लिया था और फिर वो 3 साल के भीतर 1980 में वापसी कर गई थी। सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में चलने लगी थी कि साहब बताइए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा लिया गया। तो ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। उन्होंने कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया है, कोर्ट्स में सुनवाई हो रही है, ट्रायल शुरू हो गया है, आरोप पत्र आ गए हैं, अब कोर्ट तय करे। तो कोर्ट ये बीमारी तो जी जी सॉरी सर। तो मेरा कहना ये है कि जितना इनका ऑरा था, जो ये एंजॉय कर रहे थे पावर को, वो सारी चीजें अब इनके नीचे से खिसक चुकी। आज की हालत क्या है, इनके करीबी से करीबी को भी ये राज्यसभा में नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में सरकारें बची हुई हैं और जो क्षेत्रीय दल जिनके साथ ये हैं सत्ता में, तमिलनाडु में या झारखंड में, वो इनको ओबलाइज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो इनकी बेबसी का आलम, और ऊपर से राज्य दर राज्य ये हारते जा रहे हैं। जिन राज्यों में किन्हीं वजहों से सत्ता में आ भी जाते हैं, वहां की जनता 5 साल बाद इनको बदल दे रही है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है कांग्रेस। तो इनको लगता ये है, और पिछले दिनों तो कह भी दिया ना इन्होंने कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये भैया सीखो, ये सीखो कि उनके यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम क्यों नहीं करता और आपके यहाँ लोग 5 साल में आपको उठा करके बाहर क्यों फेंक देते हैं, दोबारा आपको क्यों नहीं चुनते। तो बजाय अपनी कमियां तलाश करने के, आप अगर बाकी सब लोगों पर, सारे संस्थानों पर, सब पर दोषारोपण करें
और अपनी खाल बचाना चाहें, अपना नेतृत्व लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को ही भ्रमित रखना चाहें कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, मेरी मेहनत में तो कोई कसर नहीं है, सारी खराबी चुनाव आयोग में है, ईवीएम में है, नरेंद्र मोदी में है, अमित शाह में है, यही फ्रॉड कर रहे हैं और यही हमें नहीं जीतने दे रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा होश की दवा खाओ, जरा ये पता करो हरियाणा कैसे जीता गया, महाराष्ट्र कैसे जीता गया, दिल्ली कैसे जीता गया, और अब बिहार कैसे जीता जा रहा है। नहीं, बिहार तो ये था, क्योंकि हरियाणा में भी आरएसएस की टीमें कई महीने पहले से जमीन पर काम कर रही थी, और जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया वो सब महाराष्ट्र चले गए थे, फिर महाराष्ट्र में कई महीने उन्होंने काम किया है, महाराष्ट्र का रिजल्ट जैसे ही आया वो दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में उन्होंने वही काम किया, अब वो सब बिहार में नीचे काम कर रहे हैं। आपका कोई संगठन है क्या? सेवा दल था, उसका आप कबाड़ा कर चुके, उसको आप कभी जमीन काम करने का आपने प्रेरक नहीं दी। और प्रेरणा कब मिलती है भाई? प्रेरणा तब मिलती है जब आपकी टॉप लीडरशिप दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने के बजाय खुद आगे बढ़कर के नेतृत्व करती है, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, जैसे उनके बाकी लीडर करते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा, और एक नई कल्चर उन्होंने डेवलप की है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को शहरी वर्ग की पार्टी और बनिए ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। आज जरा नजरें घुमा करके देखिए कि राज्यों का नेतृत्व कौन कौन सी कम्युनिटी के, कौन कौन से जातियों के लोग कर रहे हैं, और किन किन जातियों को प्रतिनिधित्व दे करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है। ये होती है सोशल इंजीनियरिंग, ये होते हैं काम करने के तरीके। वो तो आप करेंगे नहीं। आप अपनी पार्टी के वर्कर्स को, नेताओं को प्रेरित करने के लायक ही नहीं है, नेतृत्व देने के लायक ही नहीं है। जो नेतृत्व बहाने तलाश करता हो, जो दोषारोपण दूसरों के सिर पर करता हो, जो गाली गलौज की भाषा में बात करता हो, वो तो ना पार्टी का नेतृत्व करने के लायक है, ना देश का नेतृत्व करने के लायक है। फेयर इनफ। ये बीमारी तो अब आग की तरह फैल रही है, क्योंकि ये बात अब उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची, और उत्तर प्रदेश से भी एनडीए अलायंस के पार्टनर के ही नेता सुनते हैं। आप बोलते हैं, और ऐसी गालियां जो मां को संबोधित करके गालियां दी जा रही हैं, वो क्लियर कट है कि उनकी हार तय है, और वो हताशा में बिल्कुल एकदम हारे हुए, थके हुए आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और आने वाले समय में कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रख कर के भी, संवैधानिक पदों को ध्यान में रख के भी, किसी भी व्यक्ति को गालियां देने के पहले सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ संविधान के अनुसार क्या क्या हो सकता है। ये तो आरएलडी के नेता हैं सर। योगी जी का भी बयान आ गया है, योगी जी का भी बहुत तीखा बयान आया है। उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की है, और उनका ट्वीट में पढ़ रहा था अपने कार्यक्रम में 8:30 बजे, तो उन्होंने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिखाई देता हूँ दर्शकों को। ये योगी जी का तो बयान खैर आना ही था, और योगी जी तो अभी फायर ब्रांड नेता हैं और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनका बयान तो यहां भी आना है। कांग्रेस ये क्या हो लगाए गए हैं, ये वॉइस नहीं आ रहा, लग रहा है इसमें। मैं ट्वीट का हिस्सा दिखा देता हूं। कांग्रेस और आरजेडी के मन से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरे हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाते हैं। उससे पहले भी 5 घंटे पहले भी उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा किया गया कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ के देशवासियों का अपमान है। मैं थोड़ा इसमें करेक्ट करता हूं, ये गाली एक्चुअली हर हिंदू को दी है नजीम ने। ये जो मुल्ला है जिसने गाली दी है मंच से,
हर हिंदू को दिया है कि देख तेरे हिंदू नेता को हम क्या करते हैं। सर ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ये गाली जो दी गई, जो सबसे पहले मैंने सुबह में ट्वीट करके ये बताया लोगों को कि भाई मोदी जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है हार का, ये अभी जो आरएलडी के नेता मालूक नागर जो कह रहे थे, ये बताता है कि देश भर से प्रतिक्रिया ऑलरेडी एनडीए की नेताओं की आ रही है। क्या देश भर में ये चीजें अब होंगी कांग्रेस के अगेंस्ट में? देखिए, होनी चाहिए, पर एक्चुअल में प्रतिक्रिया आनी चाहिए मतदाताओं की तरफ से। हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और हिंदुओं की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सब, क्योंकि मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जो आपने कही है। एक ऐसी कम्युनिटी के आदमी ने गाली दी है मोदी को, इनकी जहनियत का पता लगता है। और राहुल गांधी हो या आपके तेजस्वी हो, वो MY समीकरण और साथ में जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्टालिन से लेकर के चन्नी तक और प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव जिनकी पत्नी क्रिश्चियन है, इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं तो एक और गठजोड़ तैयार किया जा रहा है जी। इनकी जो दिशा है, इनकी जो सोच है, वो कितनी खतरनाक है आप इससे अंदाजा लगाइए। तो इनको सबक सिखाने की जरूरत है, इनको अलग थलग करने की जरूरत है। आज एक सर्वे आया है देश भर का, एक टेलीविजन चैनल पर सी वोटर की, उसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 20 सीटें और बढ़ने की उम्मीद है। वो उन्होंने बहुत संकोच के साथ ये 20 सीटें बढ़ाई होंगी। और अगर एनडीए की कुल मिलाकर के इस समय अगर आज चुनाव होते हैं तो 324 के आसपास वो दिखा रहे हैं, 324 या 25। और जो आपका इंडिया अलायंस है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देश का मूड क्या है ये समझ में आ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी कहा था और शायद संजय जी के प्रोग्राम में भी कहा था कि 3-4 घटनाएं हैं जिनका असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये 5वीं घटना हो गई है जब मोदी जी इसका सबसे ज्यादा देखिए, मैं आज चाय की दुकान पे वहां पे गया था, लोग इतने गुस्से में हैं इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस पर कि वो मिल जाए, अगर ये जो नसीम है जिसने गाली दिया है वो मिल जाए, या इस वक्त कोई अगर आरजेडी का ही कैडर मिल जाए, ये जो गुस्सा था मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले 2-4 दिनों में क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 जैश के आतंकी भी घुसे हुए हैं, उनका भी मकसद सेम है। मैंने बार बार आपके भी चैनल पे वार्न किया और अपने भी चैनल पे बोलता हूं, ये प्लानिंग है कि भाई मोदी जी की रैली में इस बार पटना का गांधी मैदान दोहरा देना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का फ्रस्ट्रेशन जा नहीं रहा है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन जा नहीं रहा है। और अब डेमोग्राफी चेंज, तो डेमोग्राफी चेंज किसके लिए बोली गई थी? सिर्फ एम फैक्टर के लिए नहीं, ये जो कन्वर्जन करने वाले माफिया उनके भी अगेंस्ट बोला गया है ना सर। तभी तो ये सारे बिहार में इकट्ठे हुए ना, वहां से स्टालिन भी आ गया। ये कॉमन जोड़ने वाली कौन है? रेचल, जो कि इस वक्त तेजस्वी जी की वाइफ है। ये सब मिलकर के करा रहे हैं। ईसाईकरण आरजेडी परिवार का तो कब हो ही चुका है, एक वो तो एंट्री पॉइंट होती है, आप तो जानते हैं सर। तो ये जो डर है ना कि मोदी के रहते कैसे हो पाएगा, वो संभवतः है सर। योर लास्ट कमेंट ऑन दैट। नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जो आपने शुरू में कहा था, दीवार पर अब इनको एक और हार की पराजय जो है वो दिखाई दे रही है, लिखी हुई मोटे मोटे शब्दों में। अब मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव, तीसरे लोकसभा चुनाव में आप हारे, 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस का कहीं कोई धनिया उगा है क्या? केवल हरियाणा में 37 सीटें आई हैं, बाकी सब जगहों पर डब्बा गोल हुआ है। अब बिहार में भी कम से कम कांग्रेस का तो चलो, आरजेडी का अपना एक कैडर है, उनका अपना एक असर है, लालू के पीछे समझ लीजिए
या विकल्पहीनता समझ लीजिए कि वो गोलबंद होते हैं आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ, तो उस समुदाय को वहां उस पूरी बेल्ट में जहां जहां से यात्रा गुजर रही है उनको तो इन्हीं को वोट देना है और किसी को देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस का तो यहां भी डब्बा गोल होने वाला है, बिहार में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जब बंगाल का चुनाव होगा तो वहां भी कांग्रेस की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो बौखलाहट नहीं होगी तो क्या होगा, गालियां नहीं निकलेंगी इनके मुंह से तो क्या निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक अनुभव तो है नहीं। मैं पहले भी कह चुका एक बार कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब ये दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, बहुत ही छोटे थे, बल्कि ना समझ। तब तक किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आगे जाकर के कांग्रेस की कमान इनके हाथ में आएगी। अच्छा, जो अगली पीढ़ी थी सोनिया इंदिरा गांधी की अगली पीढ़ी यानी राजीव गांधी भी कोई राजनीतिक ट्रेनिंग लेकर के तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, पायलट बिल्कुल थे, बिल्कुल। विमान उड़ाते उड़ाते देश के प्रधानमंत्री बन गए। और तब तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना थे वो भी ऐसे ही जैसे राहुल गांधी है। इनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, इनको सामाजिक व्यवस्था का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के भूगोल का इनको कुछ पता नहीं है। और चूंकि नाकाम है और नाकाम होने ही है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो नाकाम ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप गालियां देते हैं। तो इनको विधिवत ट्रेनिंग राजनीति की नहीं मिली है और एक गलत फहमी बल्कि राजनीतिक विरासत के तौर पर इनके दिमाग में कि हम तो राजवंश परिवार से आते हैं, हमें कोई क्या ट्रेनिंग देगा, हमें ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, हम तो जो कह देंगे वही सत्य वचन है, बिल्कुल वही नजीर है। तो इनकी इच्छा भी नहीं है और मुझे लगता है कि अब तो इनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। सोनिया गांधी भी खामोश हो गई है, या सोनिया गांधी को भी इनको समर्थन है कि करो, अब अगर हम नहीं आ रहे तो दूसरों का भी खेल बिगाड़ो और देश जाए भाड़ में। तो अब ये उस नीति पर, उस रास्ते पर चल निकले हैं। ठीक। दर्शकों के प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं। बीआर का रुझान क्या है, आउल को ठिकाने लगाओ। उस पर मैंने ऑलरेडी एक ओपिनियन पोल कर रखा है सर, आप जाकर के देख सकते हैं। मूड ऑफ द नेशन भविष्यवाणी कर रहा है आज लोकसभा चुनाव हो तो 260 सीटें जीतेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? इस पे कल मैं 1:30 बजे अपनी राय दूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत नंबर कम किए गए। आपको लगता है कि बीजेपी की वापसी 240 पर इस वक्त है? क्या यूपी में यही नंबर रहेंगे? क्या महाराष्ट्र में यही नंबर रहेंगे? क्या राजस्थान हरियाणा में यही नंबर रहेंगे? ये, लेकिन फिर भी वो डर समझ सकते हैं इस वक्त ओपिनियन पोल मेकर्स का। हिंदुस्तान के सेंटिमेंट से खेलने का आदि विदेशी ताकतें राहुल को स्कोर करवा सकती है। रागा ने सिक्योरिटी के बगैर इस तरह पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, वो खुद होकर तिहाड़ जले जाना चाहिए, वो अच्छा है। अब देखिए, इस तरह के शब्दों का मतलब ही नहीं बनता राहुल गांधी के लिए। राहुल हिंदू नहीं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के दौरान उसने रजिस्टर में खुद नॉन हिंदू लिखा था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। शेरनी जी, सुपर चैट के लिए बहुत बहुत आभार। अगला कमेंट है जतिन कालका जी का। आस्क अभिषेक सर, हु इज मोर डेंजरस, पाकिस्तान और राहुल गांधी? सर्टेनली राहुल गांधी है भाई, ये भी पूछने की बात है क्या? रतन गोयल जी कह रहे हैं विदेशी बारबाला से उत्पन्न राहुल गांधी, आप संस्कार की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ उनका डीएनए तो नहीं है, और मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि कौन कैसे कुसंस्कारी है। इतना तो पता है कि राजीव गांधी का डीएनए अगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब खैर मैं क्या बोलूं, जिस प्रकार की भाषा है वो तो सामने है। काश मोदी जी के वोटर समझ पाते, ये मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये अपमान सारे मतदाताओं का किया जा रहा है। बैंग ऑन, ये कमेंट आज का सबसे अच्छा कमेंट मैं इसको देने वाला हूं। सर, क्या ये हम सब के वोट का अपमान कर रहे हैं? देखिए, मतदाता अगर इनको नहीं चुन रहे हैं, लगातार ठुकरा रहे हैं, तो ये गालियां मतदाताओं के लिए ही हैं, ये किसी और के लिए नहीं है।
मोदी जी को मतदाता चुन रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए हैं और गुजरात में भी 3-4 बार उनको जितवाया है। ये मतदाताओं के लिए ही गाली निकल रही है। मतदाताओं को समझना है बस ये। ठीक। विजय पांडे कह रहे बंगाल फाइल का रिव्यू करें वरना आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। सर आप कर दीजिए, क्योंकि बंगाल फाइल का रिव्यू तो किए हुए मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन वीडियो आया था, तो आप लेट कर रहे हैं मुझे अनसब्सक्राइब करने में। वरना चश्मे का नंबर बदलिए और जाकर के वीडियो देख लीजिए, वो तो बहुत पहले कर चुका हूं। इसका मतलब आपने 12-15 दिन से मुझे देखा ही नहीं है, तो ये तो आपकी गलती है। तो 12-15 दिन से नहीं देख रहे हैं, आगे भी नहीं देखेंगे तो कुछ विशेष बदलाव मेरे पास नहीं होगा। मेरे एटीट्यूड में, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, धमकी नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। बिहारी हूं, धमकी नहीं चलेगा। न राहुल गांधी मुझे धमका सकते हैं और ना आप धमका सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, स्वर्गीय माता के लिए अभद्र अमर्यादित शब्द क्षमा योग्य नहीं है। देश की राजनीति पर विशेष परिवार का अधिकार नहीं है, लेकिन ये अपने घमंड में और नफरत में डूबे हुए लोग हैं। वेरी ट्रू। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही, और कोई प्रश्न तो नहीं है। ओमकार सर, आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम। दर्शकों से निवेदन है, द अभिषेक तिवारी शो को और ओमकार चौधरी सर को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शो में आने के लिए प्रणाम। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।